नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में हैं वरिष्ठ लेखक और साहित्यकार डॉक्टर आनंद शर्मा। पिछले 5 दशकों से लेखन से जुड़े डॉक्टर आनंद शर्मा के अब तक 7000 के करीब लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तकरीबन 8 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी है और आधा दर्जन किताबें जल्द प्रकाशित होने वाली है। आज हम इनसे बात करेंगे इनके लेखन के बारे में और साथ ही साहित्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। आनंद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, आपका जो लेखन है किस तरह का लेखन है, इसके बारे में हमें आप बताएं। चांद मोहम्मद जी, मैं बेसिकली मैं पत्रकार रहा हूं जी, इसलिए मैं राजस्थान के इस समृद्ध इतिहास को जी, उपन्यास की रोचक शैली में आम पाठक तक पहुंचाने के लिए ही मैंने साहित्यिक क्षेत्र के अंदर कदम रखा। जी जी। विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान मुझे इस बात के लिए कह दिया कि आपके अंदर साहित्यिक गुण है, आप इस रस कपूर कथानक पर लिखिए। जी। मैंने जब वो उपन्यास लिखना शुरू किया तो लिखता चला गया। उसमें जो प्रामाणिकता तिथियों के साथ जो चलती चली गई वो काफी बड़ा उपन्यास बन गया, करीब 450 पेज का बन गया। जी जी। वो फिर जनसत्ता में धारावाहिक प्रकाशित भी हुआ और उसके बाद दिल्ली के प्रभात प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया। जी। उससे मुझे सर्वाधिक सराहना मिली है। अब तक जिन विषयों पे आपने लिखा, जैसे लेखों की बात करें तो किन किन विषयों को आपने ज्यादा टच किया? मैंने लगभग हर विषय पर लिखा है। जी। मैं कोशिश करता हूं कि उपन्यास की रोचक शैली के अंदर ज्यादा से ज्यादा सामग्री पाठक के पास पहुंच सके जी। और वो उसको ग्रहण कर ले। एक बार पढ़ तो ले कम से कम। जैसे योग का, वेद का, इनका जो गंभीर विषय हैं उनको पाठक पढ़ता नहीं है। जी। लेकिन मैंने नानरत्न उपन्यास में प्रसंगवश लाते हुए मैंने सारे वो उस तरह की योग का भी, उनका भी जो हमारे दर्शन है, आध्यात्म है, ये भी धीरे धीरे सरकाता चला गया। मैं उनको थोड़ा थोड़ा इस तरह से सरकाता हूँ कि सब्जी की स्वाद खराब नहीं हो और नमक की मात्रा मैं अपने हिसाब से इसमें डालता हूँ, मसाले वगैरह डाल डूल कर, ताकि पाठक पढ़े। पढ़ना पहली शर्त होती है। जी। आपके लेखन की शुरुआत किस तरह हुई? मेरे लेखन की शुरुआत बड़े अजीब ढंग से हुई। मैं डॉक्टर विश्वम्भरनाथ उपाध्याय कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। जी। तो वो यहाँ आए थे तो उनके साथ बैठते ही थे हम। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे बातचीत के अंदर कहा कि अरे आनंद जी, आपके अंदर तो गुण है, ये आप साहित्यकार हो सकते हैं, आप ये लिखिए। अरे मैंने कहा मुझे क्या करना है, मैं तो पत्रकार हूँ। लेकिन वो पत्र भी लिखा कानपुर जाकर और फिर लिखा करा। मैंने उपन्यास कभी लिखा नहीं था। तब उन्होंने कहा कि आप तो लिखें। एक लाइन मुझे उनकी याद है कि चुटल चित्रवृत्ति त्याग कर आप रस कपूर में हो लेखन में जुट जाएं, उपन्यास लिख लिया जाएगा। बस मैं रस कपूर में हो गया और कौन लिखाता गया मुझसे, ये मुझे खुद को, मैं समझता हूँ मेरे आराध्य श्रीनाथ जी ने वो सब कुछ मुझे प्रेरणा दी। और मैंने एक एक चीज की बहुत बारीकी से, जितना इतिहास मैंने करीब 8 साल मैंने उस पर शोध किया था, वो मैंने उसमें उपन्यास शैली में डाल दिया। रस कपूर से पहले आपने लेख लिखे, कहीं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हुए, तो किस तरह के सब्जेक्ट उन लेखों में हुआ करते थे? शुरुआती लेखन की बात करें। भाई मजाक की बात तो ये है कि जिस विषय पर कोई नहीं लिख पाता था उस पे आनंद शर्मा की तलाश होती थी। ज्यादातर किस तरह के विषय? मैंने धर्म, आध्यात्म, इतिहास, अपने प्राचीन पुरातत्व, इन सब पर मैंने वेद, पुराण, रोचक घटनाएं, आगे इन सब पर मैंने लिखा है। और लिखा मैंने पॉजिटिव है। ये कोशिश की है कि मैं कहीं भी जज बनने की कोशिश नहीं की मैंने लेखन में। जो कथानक के अंदर जो चीज निकल कर आई, मैंने उस पात्र के साथ वैसा ही मैंने प्रस्तुत किया। मैं ये मानता हूँ चांद मोहम्मद जी कि आज मेरे हाथ में कलम है। मुझे क्या अधिकार है कि 400 साल पहले जो भी कुछ घटित हुआ उन पात्रों के साथ उनको मनमाने ढंग से पेश करूं? मैं उनका जज तो नहीं बन सकता। हाँ, उस कथानक में से जो कुछ निकल कर आ रहा है, जैसा उनका चरित्र आ रहा है, जो कुछ रूप रंग निखर कर आ रहा है, वही मैंने प्रस्तुत किया है। यहाँ तक कि मैंने खान पान, पहनावा, बोलचाल, मैंने भाषा का भी उपयोग उस तरह किया है। जैसे कि मेरे एक और भीष्म है और अमृत पुत्र है, उसके अंदर अब भील तो हिंदी बोलेंगे नहीं, तो भिल्ली बोली मैंने उसमें काम में ली है। रणवल की भीलनी की जो बातचीत होती है तो उसमें भिल्ली बोलनी मैंने काम में ली है। हाँ, साथ में मैंने उसका अनुवाद दे दिया है हाथ के हाथ।
ताकि पाठक को समझने में कोई परेशानी न हो। तो मैंने इस तरह के उस क्षेत्र के कालखंड के उस कथानक से संबंधित हर चीज को बारीकी से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जी। आपके पसंदीदा विषय कौन से रहे हैं? मेरे पसंदीदा तो यूं कहा जाए तो इतिहास ही है। राजस्थान का इतिहास इतना समृद्ध है, जैसे आज तो भाई डेमोक्रेसी है, आज नकार देते हैं सामंती युग, लेकिन वो सामंती युग भी अपने आप में आज के युग से तो मैं समझता हूँ कुछ बेहतर ही था। जी। वहाँ राजा ठीक है अय्याश होते थे, धार्मिक भी होते थे, लेकिन आज जितने भी मंदिर में मठ हैं ये बने हुए हैं जो राजाओं के ही बनाए हुए हैं। जी। आज के राजाओं ने कुछ भी बनाया हो तो बता दो। आज के राजा जो कोई पुल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो साथ के साथ मेंटेनेंस के चार्जेस उसमें जोड़ लेते हैं। और उस समय के आज 400-400 साल पुराने मंदिरों को करनी लगाने की जरूरत नहीं है। उसके उस समय के बांध बनाए हुए हैं, तो उनका मतलब ईमानदारी से काम होता था। जी। लेखन का माहौल आपको घर परिवार में मिला या शौक के चलते ही आपने इस तरफ कदम? नहीं, मेरे घर परिवार में लेखन का कोई माहौल नहीं है। जी। बस मुझे थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान मेरे पिताजी से मिला। जी। मेरे पिताजी वैद्य राम किशोर जी वैद्य थे और संस्कृत के विद्वान थे। तो वो मुझे गर्मी की छुट्टियों में अगली क्लास की किताबें मंगवा देते थे और संस्कृत के वो धातु, रूप, अलंकार वगैरह वो याद करवाते थे। तो यूं याद करते करते वो संस्कृत का ऐसा अभ्यास हो गया कि संस्कृत में बड़ा मजा आने लग गया मुझे। और उसमें ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आती थी संस्कृत में जो लोगों को जानकारी में नहीं होती थी। जी जी। तो वो मैं सब उनको कोशिश की है कथानक के अनुसार साधारण नमक की तरह मैंने उनको काम में लिया है कि ऐसा नहीं हो कि नमक ज्यादा हो जाए, सब्जी खारी हो जाए। इसलिए मैंने उसको स्वादिष्ट भोजन बना के, डिश बना के पाठक के सामने पेश किया है। और इस तरह शुरुआत जैसे आपकी लेखन हुई तो किस तरह की मेहनत आपने इस लेखन के लिए की शुरू में देखे? देखिए, शुरुआती लेखन तो मेरी शुरुआती और आज के भी लेखन मेरे विषय की जो शोध है वह तो मैं पत्रकार की दृष्टि से करता हूँ। पत्रकार की एक अन्वेषी दृष्टि होती है कि कहानी में क्या है और क्या है और क्या है और क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की कोशिश करता है। मैं भी यही करता हूँ कि इसमें देखो और क्या है और क्या है। तो इस तरह से मेरी बड़ी भारी लाइब्रेरी है, वो मैंने इकट्ठा कर लिया। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत, मैं तुम इनको मित्र क्या कहूं, वो मुझे मित्र कहते थे। तो उन्होंने मेरी किताब का एक नर्वस से प्यार देकर लोकार्पण किया था। विद्यानिवास जी मिश्र और डॉक्टर लक्ष्मण सिंह भी उसमें शिरकत कर रहे थे। तो वहां बातचीत के दौरान उन्होंने भाषण के दौरान ये कह दिया कि मैं समझता हूं कि पृथ्वीराज और जयचंद के मनोमालिन्य का कारण केवल संयोगिता नहीं होनी चाहिए, कुछ और भी वजह होनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर शोध करें। मैंने कहा ये भैरव सिंह जी तो यूं ही थप्पी लेके लगा देते हैं लाइन पर। दूसरे दिन उन्होंने मुझे फिर कहा कि आनंद जी इस पर तो आप शोध करना। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पे आप अपने तरीके से देखना देखे और भी कोई कारण होगा, वरना पृथ्वीराज जयचंद का इस एक घटना से झगड़ा होना नहीं चाहिए। फिर साहब उनका पत्र भी आया मेरे पास और उसमें भी यही बात लिखी कि इस पर शोध करें। तो मैंने तो केवल इस डर से कि बाबा जी जयपुर आएंगे तो जवाब तलब भी करेंगे तो उससे बचने के लिए मैंने थोड़ा, मेरी लाइब्रेरी तो है, मैंने थोड़ा खोजना शुरू किया। मैं हैरत में पड़ गया कि संयोगिता थी ही नहीं। मतलब कोई इस तरह का चरित्र, इस तरह का कैरेक्टर हुआ ही नहीं। कैरेक्टर न तो पृथ्वीराज की इसी रानी का नाम संयोगिता था और न ही जयचंद की कोई लड़की संयोगिता थी, और न उसने रासु यज्ञ किया, न पृथ्वीराज की मूर्ति रखी और न उसने हरण किया। और पृथ्वीराज तो तराइन के सेकंड वार में मारा गया था। शाहबुद्दीन गोरी क्या तो मारा गया था वो। तो ये सब वहां गजनी ले जाना, वो अत्याचार करना, आंखें निकालना, बाण शबरी बाण से गौरी को मार देना। गौरी मारा गया था एक कबीले की लड़ाई में, रात को सोते में मारा तो ये सारा निकाला। तो फिर भाई मैंने कहा वो भैरव सिंह जी, मैं अभिभूत हो गया कि इतिहास का इतना गहरा ज्ञान भैरव सिंह जी को। तो मैंने जो अमृतपुत्र लिखा वो मैंने उनको ही समर्पित किया। पहला उपन्यास जो था वो कौन सा था? पहला उपन्यास रसकपुत्र। रसकपुत्र बहुत मशहूर हुआ आपका। हाँ। रसकपुत्र उपन्यास, ये इसमें किस तरह का कथानक आपने उठाया और इसके मशहूर होने के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? रसकपुर के बारे में इतिहास में 8 या 10 लाइनें मिलती हैं। जी।
और वो भी बड़े भर्सना के रूप में। मतलब आपका बेस वो 8-10 लाइनें ही थी जहां से आपने शुरुआत की? 8-10 लाइनें थी। मुझे ये लगता था वो भर्सना इसलिए कि एक महाराजा एक वेश्या में तवायफ में इतना अनुरक्त हो गया कि उसको सारा आधा राज दे दिया, उसको पोथी खाना दे दिया, सूरत खाना दे दिया। तो ये ऐसा गया गुजरा राजा था, कितना अय्याश राजा था, ये घटिया आदमी था, ये था वो, ऐसे करके उसको, और फिर वो जोधपुर के युद्ध में हार भी गया था। तो बड़ी भर्सना की बात है। मैंने कहा ये हो नहीं सकता, राजा से कितना भी अय्याश हो, लेकिन अपनी रखेल को आधा राज्य दे दे, ये संभव नहीं। मैंने देखा विश्व इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। एडवर्ड फोर्थ ने अपनी प्रेमिका के लिए सिंहासन तो छोड़ दिया था, लेकिन उसको समकक्ष राज्य नहीं दे पाया था, बराबर के नहीं बना पाया था। मैंने कहा ये जरूर, ये तो उत्कृष्ट प्रेम कथा है। तो मैं उस पर काम कर रहा था। तो उस समय नंद किशोर पारेख और गोपाल नारायण जी बहुरा भी सिटी पैलेस में थे, मिले भी थे। तो मुझे पारिक साहब ने कहा, अरे थे भला घरा का भाया छो, अरे चोखा विषय पे काम करो ने। अरे काई यार, काई जो राजा छा आई आवे छी जावे छी, काई बात होगी में, कोई खास बात थोड़ी होगी। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे तो नंद किशोर जी इसमें प्रेम की सुवास नजर आ रही है। फिर मैंने उस पर आगे किया। तो धर्मयुग में इसमें 5 पृष्ठों में ये स्टोरी छपी थी। तो फिर मैंने उसको आगे डेवलप किया, उन जगहों को देख के आया। अब रस कपूर के अंत का पता नहीं लग रहा था कि रस कपूर का हुआ क्या। तो रस कपूर उस पात्र का हाँ, मुख्य पात्र रस कपूर है उसके, जिसको आपने बताया कि वेश्या के रूप में तवायफ थी। तो मैंने उसमें एक बात ये भी बताई कि तवायफ का मतलब वेश्या नहीं होता। तवायफ यानी तवाफ फारसी शब्द है। तवाफ जो घेरा होता है लहंगा के नुमा, उसको घुमा घुमा के जो नाचती हैं वो तवायफ कहलाने लगी। वो वेश्या नहीं होती थी। किसी में अनुरक्त हो जाए, किसी से संबंध जोड़ लें, वो बात एक अलग होती है। लेकिन कोई भी उनके तन का सौदागर नहीं बनता था। और उनको यहाँ ठिकाना था, यहाँ उनको जगह मिली हुई थी, कांच का दरवाजा है, वहां भी गया था, वो भी देखा। जयपुर राजघराने से जुड़ा हुआ मामला था आप जो ये बता रहे हैं? जयपुर राजघराने से आ गया, लेकिन वो तवायफों के मोहल्ले में रहती थी, वहां से वो राजमहल में पहुंची। जयपुर राजघराने में वहां से? हाँ, वहाँ जगत सिंह के जी। उसने जब उसने गायन सुना, जगत सिंह ने भैरवी सुनी, तो आकृष्ट हो गया, इतनी सुंदर। उनका भेजो, रात को कही। उसके बाद वो ऐसा वर्चस्व उसने बना लिया। जगत सिंह का यह था कि वो कपड़ों की तरह औरत बदलता था, हर रात नहीं। लेकिन रस कपूर ऐसी आई जो बस आई तो आई गई। उसके लिए सिटी पैलेस में अपने चंद्र महल के बगल में ही 2 मंजिला रसविलास महल बनवाया उसके लिए। तो यही मुझे लगा कि भाई महारानी और महाराजा के महलों के बीच के अंदर उसका महल बनना उसके महत्व को तो बताता। और फिर उन्होंने बारीकी से देखा था कि उसके छज्जे जिस तरह से दीवार में दबे हुए थे, तो साफ था कि दीवार बाद में बनी है, छज्जे पहले थे। तो इस तरह से मैंने अन्वेषण किया सारा, उनके फोटोग्राफ्स भी लिए सारा। वो मेरा पहला उपन्यास जो उसमें छपा था, फोटो से ही छपा है। उसमें मैंने ये प्रयोग भी किया है। उसमें करीब 8 पेज के कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं और उन जगहों के बारे में, यहाँ तक कि जगत सिंह की जहाँ दाग लगा था उस जगह भी गया था। वहाँ एक मामूली सा बना हुआ है। उस जगत सिंह की समाधि नहीं बनी है, बाकी सबकी समाधियां बनी है। फिर ये मेरे सामने समझ से आई कि रस कपूर को हुआ क्या। रस कपूर के बारे में कहीं ये कहा जाता था कि वो किले से निकलकर भाग गई, कोई कहते मराठों ने फरार करवा दिया, किसी ने कहा कि वहां उसको जहर बुझा, ऊँटे वो हीरा चटा दिया। मैंने जोहरियों से पूछा, उन्होंने कहा साहब कुछ नहीं है, वो जहर बुझा हो तो जहर के कारण मरेगा, हीरा के कारण, हीरा खाने से कोई नहीं मरता। फिर वो ढूंढा करा। तो फिर मैं सच कहूं तो मुझे इंट्यूशन होता था जैसे रस कपूर स्वयं मेरे साथ लिखा रही है। तो एक रात मुझे उठा हुआ ही था, मैंने आवाज कहां से आई, तो एकदम बीकानेर जाओ। क्या बात है, मुझे लगा कि मैं शायद भगवान मुझे कह रहे हैं कि वो इतना साफ थोड़ी बोलते हैं, लेकिन वो बोल रहे होंगे। लेकिन अब आया बीकानेर जाओ। खैर मैं आर्काइव्स में गया, बीकानेर यहाँ सब इंतजाम मेरा हो गया। तो बीकानेर में वहाँ आर्काइव्स के डॉक्टर ज्ञानचंद उस समय अध्यक्ष थे, सुपरिटेंडेंट थे। वो मुझे कई बार कह चुके थे कि आप वहाँ आओ। तो मैं गया। उन्होंने कैसे आए,
तो मैंने कहा यार पता नहीं मुझे, लेकिन मैं आया हूँ कुछ देखने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा आप जयपुर पर लिखते हो, ये दस्तूर कोमबार पढ़ो आप। मैंने कहा यार ले वो तो कौन सा वॉल्यूम लाऊं, 22 वॉल्यूम थे। मैंने कहा एक वॉल्यूम कोई भी दे दो। चौथा वॉल्यूम उन्होंने लाके मुझे दिया। मैंने पन्ना उल्टा, वो बीच में से यूं ही, मैंने कहा अब वो जिस भाषा में होती थी उसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि एक ही सेंटेंस पूरा एक शब्द बनता था उसका, उनको तोड़ना पड़ता था बीच में से समझने के लिए। तो इत्तेफाक देखिए, या मैं कहूँ कि रस कपूर ने किया या श्रीनाथ जी ने किया, वो पन्ना खुला जिसमें जगत सिंह के साथ सती होने वाले लोगों का उल्लेख था। वो पूरा पन्ना मैंने देखा, अरे जो 36 प्राणियों में 36 प्राणी जले थे उसमें रस कपूर वाज वन ऑफ देम, उनमें से रस कपूर थी। और मैंने कहा ये अंत हुआ है रस कपूर का। रस कपूर जगत सिंह के साथ चिता में जली। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी अपने साहित्यकार की लिबर्टी ली। उन सारे प्राणियों को सती करने की बजाय मैंने केवल रस कपूर को चिता में कुदवा दिया, वो प्रेम की पराकाष्ठा दिखाने के लिए मैंने ये काम किया। और आखिरी सेंटेंस जो है, ये तुमने क्या किया राजन जी, ये कह के वो आज भी कला भर आता है मुझे लग रहा था रस कपूर मेरी बेटी थी और मैं बेटी की पीड़ा लिख रहा हूं, तो मुझे उसकी पीड़ा मुझे बहुत, मैं आंखों में आंसू आ जाते थे, गला भर जाता था मेरा। तो ये अनुभूति मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मैं पागल तो नहीं हो गया कहीं। लेकिन चलता गया चलता गया चलता गया, और फिर उसके बाद तो जो बढ़ता गया उपन्यास लंबा चौड़ा कैसे बन गया, रस कपूर ने लिखवाया, श्रीनाथ जी ने लिखवाया, या क्या पता। जे.पी. दत्ता साहब यहाँ आए थे तो एक बार मुझसे मिले थे, तो उन्होंने रस कपूर कथानक सुना था। मैंने कहा 1 घंटा लगेगा, सुन लो आप। उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ, सुनाइए। बजरंग लाल जी के यहाँ मिले थे, एडवोकेट है जो, तो मैंने उनको सुनाया। तो मैं कई जगह मेरा गला भरी आया, तो मैंने उनको, तो उठ के उन्होंने मुझे गले लगा लिया। क्या लगा, शर्मा साहब ऐसा इमोशनल राइटर मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने दत्ता साहब इमोशन की बात नहीं है, ये मेरी बेटी की कथा है, उसकी पीड़ा में व्यक्त कर रहा हूं। और मैंने रस कपूर को, जिस तरह शिवनारायण मिश्र थे, उन्होंने कितना समझा कितना नहीं समझा, लेकिन मैंने रस कपूर को बेटी मान के ये मैंने उपन्यास लिखा है। मैसेज के लिहाज से देखें तो किस तरह का मैसेज, मजबूत मैसेज आपने इसके थ्रू? मैसेज इसमें यही है कि स्त्री सामर्थ्य की एक पराकाष्ठा है ये, कि हीन तवायफ कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई औरत अपने सामर्थ्य के बल पर उठती हुई राज्य की स्वामिनी बन सकती है। ये औरत की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। ऐसा अभी तक किसी औरत ने दिखाया। रजिया सुल्तान वहां राजवंश थी, ये इन सब के पीछे बैकग्राउंड अपना राजवंश का था। अब नूरजहां के बारे में कहते हैं कि वो फैसले किया करती थी जहांगीर के समय में, लेकिन किए होंगे, उसके प्रभाव रहा होगा, लेकिन जहांगीर ने उसको कोई राज्य नहीं दिया था। उसके अपने समकक्ष अपने साथ सिंहासन पे नहीं बैठ सकता था, लेकिन ये जगत सिंह के साथ बैठती थी। और वो चांद सिंह को बर्दाश्त नहीं था, और चांद सिंह ने भरे दरबार चुनौती भी दी थी, महाराज मेरा फैसला आप कीजिए, एक तवायफ मेरा फैसला नहीं कर सकती। वो भरे दरबार जो हुआ था वो भी सब मैंने उसमें चित्रित किया है। और कौन से उपन्यास रस कपूर के अलावा ऐसे चर्चित रहे? रस कपूर का नर्वस प्यार दे है, एक और भीष्म में, अमृत। एक और भीष्म में आपने किस तरह के सब्जेक्ट को टच किया? एक और भीष्म में ये भी आप विश्व इतिहास का, ये मेवाड़ का है कथानक, रावत चूंडा। घटना केवल ये घटी थी कि मंडोर के शासक, ये कथानक नर्वस प्यार दे रहे, एक और भीष्म का एक दूसरे से जुड़ा हुआ कथानक है, लेकिन दोनों के अलग अलग उपन्यास हैं। तो उन्होंने अपनी बेटी हंसाबाई का नारियल चूंडा के लिए, मेवाड़ के राजकुमार चूंडा। लेकिन कंफ्यूजन इसमें ये होता है, मेवाड़ के राजकुमार का नाम भी चूंडा था और मंडोर के राजा का नाम भी चूंडा था। तो मैंने अलग अलग इस तरह से, एक को लिखा चूंडा ऊपर बिंदी, और एक में आधा ण लगा के चूंडा, इस तरह से, जिसके चूंडावती वंशज ने। तो वहां जब आए तो महाराणा ने यूं मजाक कर ली
समझा ने टोली कर ली, अरे भाई अब तो हम रणमल जी हम समझ सकते हैं कि नारियल तो हमारे बेटे के लिए आया होगा, हमारे लिए थोड़ी आ सकता है कोई नारियल। ऐसी क्या बात, 60 पाठा अंधा था, आप हमें मालूम होता तो हम आपके लिए लिया था नारियल। अरे छोड़ो रणमल जी, ऐसे बहलावे बहुत है, यूं करके हंसी मजाक चल रही थी। चूंडा को लगा कि मेरे पिता की इच्छा विवाह करने की है। उसने रात को रणमल जी गया, गोट वोट दी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप कल ये नारियल महाराणा जी को देंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, हम तो आपके लिए लाए। कि नहीं, महाराणा जी की इच्छा है, वो इनको चाहते हैं, शादी ये चाहते हैं। तो बहुत मना नानू कर होने के बाद चारण ने बीच में बोला, जब चूंडा ने कहा कि यहाँ कोई चारण साथ आया है क्या, उनका मैं हूं ने चकड़ा चारण, अंदाज हो कम फरमाओ। वो कहे भाई इनको समझाओ कि हर तरह से महाराणा जी के लिए अनुकूल है। तो चालाक था वो, उसने कहा वैसे तो कोई बुराई नहीं है, महाराणा के जैसे आदरणीय वो है वैसे ही है, पर थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए आपके साथ हंसाबाई का विवाह होता है तो उसका पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन महाराणा जी के साथ विवाह होने पर तो छुटभैया बन के रह जाएगा। अगर कोई पुत्र हुआ तो छुटभैया ही होगा, उसको सारी जिंदगी फिर आपकी चाकरी करनी पड़ेगी, बस ये अंतर है। तो उस समय चूंडा ने बस यही बात है क्या, मैंने कहा मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, और इसका पुत्र जो होगा हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का राणा बनेगा। वो कागज में लिखा पड़ी हो गई, बहुत बिगड़े करे महाराणा, लेकिन वो अड़ गया। मतलब नहीं सर, आपकी जब इच्छा थी, इच्छा मैं अच्छी तरह समझता हूँ दाजीराज, आप हंसाबाई से विवाह करने को उत्सुक। हंसाबाई बहुत सुंदर थी, चर्चा तो थी उसकी सौंदर्य की, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली। अब वो संयोग देखिए, मेवाड़ वाले ये कल्पना कर रहे थे कि अब क्या पुत्र होगा, लेकिन साहब उसने मोकल को जन्म दे दिया, हो गया है। लेकिन हंसाबाई को लग रहा था कि इतना प्रभाव ये है चूंडा कि कहाँ इस बेचारी छोटे से मोकल को, दो हुए बच्चे को कहाँ गद्दी हाथ में लगाने देगा। लेकिन जब महाराणा की मृत्यु हुई उस समय सबने कहा कि अब आप बनिए महाराणा, आप हो गए, कौन पदे में आप थे, इनका नहीं। हंसाबाई ने भी कहा कि मैं महाराणा के साथ सती हो रही हूँ, ध्यान रखना, मेरे इस मोकल का 5 साल का बच्चा था, उनका इसका ध्यान रखना, कोई अच्छी जागीर दे देना। बहुत ऐतिहासिक सत्य है ये संवाद मैंने उसमें पढ़े हुए थे। उसने कहा इनको कौन जागीर देगा, ये तो खुद अपने हाथ से जागीर बांट कर नौकर रखेंगे। समझने का क्या ऐसा हो सकता, ये क्या बात कह रहे हैं आप? नहीं, अपनी पगड़ी उतार के उसके सिर पर रखी और तलवार निकाल के सलाम सैल्यूट किया और क्या मेवाड़ महाराणा की जय। अच्छा, खुद चूंडा ने ये सर्वोच्च त्याग है, त्याग का ऐसा उत्कर्ष देवव्रत के बाद, ये जो भीष्म पिता में हुए थे उसके बाद चूंडा ने किया। ये इसी वजह से आपने उसका हेडिंग जो दिया वो एक और विश्व करके। आपने माधवी पौराणिक जो कथा, हाँ, ये उपन्यास के रूप में माधवी का भी बड़ा विचित्र है मेरे साथ। ये डॉक्टर जगदीशन जोशी हिंदी विभाग के बहुत विद्वान थे, आपके रविवारी के पत्रिका के रविवारी की भी वो संपादक रहे थे इस साल। तो उनके साथ में माधवी का कथानक मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। इनका एक नारी का इतना भयंकर शोषण, जहां देखो जिस राजा के पास गए वही शोषण, और घोड़ों के बदले बिकने वाली औरत, एक राजा की लड़की घोड़ों के बदले 200 घोड़ों के बदले में बिकती जाए, पुत्र उत्पन्न करे। मैंने कहा इससे ज्यादा अनाचार और क्या हो सकता है। तो मैंने फिर उस माधवी कौन थी इतिहास के उसमें? माधवी महाराजा ययाति की पुत्री थी, प्रतिशांत नरेश ययाति की पुत्री थी। तो विश्वामित्र के शिष्य गालव, जब समावर्तन संस्कार का समय आया तो आश्रम से रवाना होने लगा, तो उन्हें पूछा गुरुजी दक्षिणा क्या दें, तो वो गरीब था। तो शिवशांत ने कहा जा तूने 40 वर्ष मेरी सेवा की है, मैं तुझे मुक्त करता हूँ। उसका नहीं,
गुरु दक्षिणा तो मैं दूं, बताइए आप। मैंने कहा अरे भाई कहा है तुम जाओ, लेकिन उनका नहीं साहब गुरु दक्षिणा चुकाए दिए वगैरह विद्या सफल नहीं होती यूं करके वो थोड़ा अड़ गया, तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया। उनका अच्छा 800 शाम करना शुला, उसने नाम ही नहीं सुने। वक्त का तकाजा है कि जब हम अपनी बात को यही पूरी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप हमारे यहाँ आए और आपने अपने लेखन के बारे में और साथ ही साहित्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया, उस पर रोशनी डाली। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए भी मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका। तो ये थे वरिष्ठ साहित्यकार आनंद शर्मा, जो बात कर रहे थे अपनी रचनाओं के बारे में, साथ ही साहित्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में। वक्त हो चुका है, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। ज्यादा ही लंबा खिंच गया।